हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेज। मैं सत्यम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक 2014 का फिजिक्स का सेशन है आज हमारा। इससे पहले मैंने 2015 का क्वेश्चन में करा चुका हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 2015 का क्वेश्चन नहीं देखा है विथ सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं वहाँ डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लें। ये हमारा जो सेशन है 2014 का है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 2014 का फिजिक्स का पहला जो प्रश्न है हमारा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस पे थोड़ा लॉजिक दूंगा और कंसेप्ट दूंगा कि जिससे आप समझ पाएँ कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे याद करूंगा। मैं इस पर थोड़ा डिबेट देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप तीन चीज़, यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष होते हैं में मनुष्य को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और इसके होने के तीन कारण होते हैं। निकट दृष्टि दोष जब होता है तो उसका तीन कारण है। क्या क्या होता है तो निकट दृष्टि दोष कब होता है तो इसका पहला जो कारण है कि आँख के लेंस की जो गोलाई होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। और दूसरा है कि आँख के लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो घट जाता है, इसके कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। और तीसरा जो कारण है कि आँख के लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इन तीन कारणों की वजह से क्या होता है कि हमारा जो निकट दृष्टि दोष है, जिसके वजह से दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो उपाय है हमारा ये है कि फोकस दूरी का जो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोकस दूरी का अवतल लेंस का जब प्रयोग करेंगे तो अब हमारा क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। मैंने बताया कि किस कारण से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो आप एक बार जरूर याद कर लें। मैंने तीन कारण बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट क्वेश्चन आशा है आप लोग को समझ में आई होगी कारण सहित कि क्यों होता है, क्या कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बोला है कि किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता, कोई तार का जो प्रतिरोध है, तार का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो किस पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे एक जो जिसे बोला है यहाँ पे दोस्तों कि किसी तार का प्रतिरोध, कोई भी तार है और उसका जो प्रतिरोध, जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, यही ना होता है। तो जहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पी ए के स्थिरांक हो जाएगा तो रो यहाँ जो एल हो जाएगा वो क्या होगी, तार की मान लो लंबाई हो जाएगी। और ए जो हो जाएगा वो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो इससे मतलब ये मेरे बताने का मतलब यही हुआ कि यहाँ जो स्पष्ट है कि प्रतिरोध क्या है, लंबाई के समानुपाती है तथा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमणपाती है, ठीक है। लंबाई के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्या है, व्युत्क्रमणपाती है। तथा चूंकि तापमान जो होता है बढ़ने पर बहुत धातु की लंबाई, जो तापमान अगर बढ़ाएंगे तो जो धातु की जो लंबाई होगा में परिवर्तन होता है, ठीक है। और उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा। जब जब हम क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो धातु के लंबाई में भी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ उसके प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होगा। अतः जो मतलब अभिष्ट जो उत्तर उसका आएगा आर्द्रता होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है हमारा। बोला है कि 30 वोल्ट के विभवांतर पर 30 वोल्ट के विभवांतर भी कितना है दोस्तों, 30 है। 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रतिरोध माने कि आर जो है हमारा वो है
10 ओम है, 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा। अब प्रवाहित धारा, मान लो कि हमने सर्किट बनाया, यहाँ मैंने एक बैटरी जोड़ दिया, सॉरी मैं फिर से बनाता हूँ, फिगर कुछ गलती हो गया, ऐसा, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अब यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे तो आई धारा है हमारा, यहाँ बोला है कि जो प्रतिरोध है वो था 10 ओम था, और जो हमारा वोल्ट है यहाँ पे वो कितना है, 30 वोल्ट है, ठीक, 30 वोल्ट है। अब हमें क्या बताना है, प्रवाहित धारा का मान बताना है। तो जब हमें भी मालूम है, फिर तो आपका जो हमारा रेजिस्टेंस है आर मालूम है, तो हम बस ओम का नियम लगा देंगे कि भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। भी इक्वल टू होता है आई आर, जहाँ आई का मान निकालना है हमें, तो आई इक्वल टू हो जाता है दोस्तों भी बाई आर। तो भी हमें कितना मालूम है, तो भी हमें है 30, और आर हमें मालूम है, आर हमें है 10। अब 10 से 30 को काट दीजिए, तो हमारा जो आंसर जो आ गया वो होगा 3 एम्पियर। ये हमारा 3 एम्पियर प्रवाहित धारा होगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे, ये भी न्यूमेरिकल से है, बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है, जो कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। यहाँ बोला है कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोध है। यहाँ पे देखो दोस्तों, R1 है 5, R2 है 10, और R3 जो है हमारा वो है 15। 3 है, 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। टोटल समांतर में जोड़ा गया है, तो ये जो हमारा जो डायग्राम बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा, ऐसे, फिर उसके नीचे समांतर में बनेगा, और ऐसे समांतर में बनेगा। तो पहला कितना है, मान लो ये 5 है, ये है 10, ये है 15। 5, 10, 15 ये तीनों किसी में है, तो समांतर में है, ठीक है, ये तीनों समांतर में है। तो हमें बताना है दोस्तों कि समांतर में जोड़ने पर कुल, ये तीनों को जोड़ा जाए तो कुल कितना होगा। तो जब समांतर होता है तो हम पढ़े हैं हम लोगों ने कि क्या होता है कि 1/r, तो हो जाएगा 1/r1, यहाँ p होगा 1/r1, 1/r2 और 1/r3। ये समांतर के लिए है दोस्तों। तो हमें मालूम है कि 1/r1 कितना है, तो 5, 1/r2 कितना है, तो 10, और 1/r3 कितना है, तो 1/15। अब इन तीनों को जब मैं सॉल्व करूँगा, तो दोस्तों टोटल जो हमारा आ जाएगा 30/11, 30/11 आएगा। नहीं, ये सॉरी, ये एक स्टेप मैंने एडवांस में लिख दिया, यहाँ इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 11/30। तो ये जो हमारा ये जो 11/30 आया है दोस्तों, ये आया 1/r इक्वल टू आया 11/30। तो हमें तो सिर्फ चाहिए कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध चाहिए, तो R इक्वल टू जो हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे तो 30/11, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं 30/11 ओम है या नहीं है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो C इज़ द राइट आंसर। अगर मैं B मार देता तो B हमारा क्या हो जाता, गलती हो जाता, क्योंकि ये 1/r है। हमें सिर्फ क्या बताना था, R हमें बताना था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक बांध में
जमे पानी, कोई बांध है उसमें पानी जमा है, ठीक है, पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान है। एक बांध है जिसमें पानी जमा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा विद्यमान है। देखो दोस्तों, कोई बांध है, जब उसमें ऊर्जा जो होता है, जो पानी जो जमा होता है, तो पानी में विद्यमान जो ऊर्जा जमे हुए पानी की ऊंचाई के कारण है, ठीक है। वो किसके कारण उसमें है, तो जमा हुआ जो पानी है ना, उसके ऊंचाई के कारण क्या होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। तो मतलब यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा 5 का सी होगा, ठीक है। तो किसके कारण होता है, तो ऊंचाई के कारण ही ये क्या होता है, ऊर्जा उसमें स्थित होता है, किसमें, तो एक बांध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सी सॉरी सी सी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सो सिंपल सा है कि मोटर हमारा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की इकाई होती है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोध, 7 नंबर क्वेश्चन के प्रतिरोध की इकाई कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ओम के नियम से कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, जहाँ R प्रतिरोध पूछा है तो R इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई। तो V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर। तो इसका जो मतलब हो जाएगा कि बोला कि प्रतिरोध की इकाई मतलब एसआई इकाई, तो ये हो जाएगा V बाई ए होगा। तो यहाँ जो होगा, जो आर की एसआई मात्रक हो जाएगी, जो प्रतिरोध की जो एसआई मात्रक हो जाएगी वो भी क्या होगी, ओम हो जाएगी। तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑप्शन तो सी होगा, उत्तल दर्पण है और समतल दर्पण क्या होता है, काल्पनिक बनाता है। लेकिन क्यों बनाता है ये समझो, जब उत्तल दर्पण के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, कोई उत्तल दर्पण है उसके सामने कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे और उसके ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनाता है। कौन सा, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार क्या होता है कि वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है और आभासी होता है, ये काल्पनिक बनाता है, ठीक है। तो दोनों क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। और दोनों में क्या होता है कि दर्पण के पीछे क्या हो रहा है, बन रहा है, और ये क्या है कि वस्तु से छोटा बनाता है, ठीक। और ये जो समतल दर्पण है वह प्रतिबिंब का आकार बनाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका जो 8 का जो आंसर होगा सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए, एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। कोई अवतल दर्पण है उसके वास्तविक और बराबर प्रतिबिंब कब बनाएगा, तो अवतल दर्पण के जो वक्रता केंद्र पर जो स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा कि वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, तभी जाके क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु की जो स्थिति है, जो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर जो प्रतिबिंब बनेगा, कब बनेगा, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल से है। तो यहाँ पे जो 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि 8 किग्रा मतलब 8 केजी की एक बंदूक, ठीक है, 8 किग्रा की एक बंदूक से 20 ग्राम की एक बुलेट, 8 किग्रा की बंदूक से 20 ग्राम की एक बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से साथ निकलती है, तो बंदूक की वापसी के वेग की गणना कीजिए। वापसी के वेग की गणना करना है दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते हैं माना जो है कि गोली के छूटने के बाद बंदूक का वेग, जो बंदूक का वेग है
बंदूक का जो वेग है दोस्तों वो है भी मीटर पर सेकेंड। मान लो कि माना जो गोली छूटने के बाद जो बंदूक का जो वेग है हमारा भी मीटर पर सेकेंड है, और गोली छूटने के बाद जो संपूर्ण जो हमारा संवेग होगा, ठीक है, गोली छूटने के बाद जो संपूर्ण हमारा संवेग होगा वो क्या होगा, गोली का संवेग, गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग, ठीक, गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि जो गोली का संवेग है और बंदूक का संवेग और संपूर्ण संवेग है, तो यहाँ पे देखो जो बंदूक है 20 ग्राम की है, बंदूक से 20 ग्राम की एक बुलेट, 20 ग्राम की एक बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ निकलती है। तो यहाँ पे जो टोटल संवेग है वो 20/1000 20/1000 किग्रा हो गया, ठीक। 20/1000 गोली का संवेग, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, गोली का संवेग हो गया 20 ग्राम था, ठीक। तो 20 ग्राम था तो 20/1000 मैंने कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे गुना कर देंगे, गुना, और उसके बाद कि बुलेट जो है 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से साथ निकल रही है, तो इसमें गुना कर देंगे 400 से, ठीक। 400 से जब हम कर लिए, मीटर पर सेकेंड में है ये, मीटर पर सेकेंड, प्लस बंदूक का जो संवेग है, बंदूक का संवेग पहले ही दिया गया है कि 8 किग्रा, पहले वजन है इसका 8 किग्रा, तो किग्रा है तो 8 kg गुने, अब जो बंदूक का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो हमें निकालना है, वो तो मालूम नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे, भी। इतना आशा है आपको समझ में आया होगा। अब देखते दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब यहाँ पे तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे देखो दोस्तों आप याद रखो कि 8 यहाँ पे आया है, और यहाँ पे जो हमारा आया है यहाँ पे भी 8 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 भी बचा है, और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा 8 + 8 भी, ये हमारा निकल के आया। तो गोली छूटने के पहले, जो गोली छूटा था उसके पहले जो संवेग कितना था, संवेग था 0, गोली छूटने के पहले का संवेग क्या था, 0। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जब चलेंगे तो क्या होगा कि गोली छूटने के पहले का संवेग बराबर हो जाता है गोली छूटने के बाद का संवेग। तो पहले का संवेग अब बराबर में हो जाता है बाद का संवेग। पूरा मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे नोट कर लें। तो पहले का संवेग बराबर में हो जाता है बाद का संवेग, ठीक। तो पहले का जो संवेग है हमारा है वो निकल के आया था 8 + 8 भी, ये हमारा पहले का संवेग है। अब बाद में जो संवेग हमारा है, तो बाद में संवेग तो हमारा 0 था, तो 0। तो अब मान लो कि हमें 8 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 को मैं उधर भेजूंगा तो 8 भी इक्वल टू हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो भी इक्वल टू हो जाएगा -8/8। अब इसको मैं काट दूंगा, तो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा -1। तो ये हमें पूछ रहा था कि बंदूक की वापसी का वेग, तो बंदूक का वापसी का जो वेग होगा 1 मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि अर्थात बंदूक जो होता है 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे की ओर धक्का देगी। यहाँ जो माइनस का जो चिन्ह है, ये जो माइनस का जो चिन्ह है, ठीक है, यह दर्शाता है कि बंदूक का वेग गोली के वेग की क्या है, ठीक विपरीत दिशा में है। वही चीज़ माइनस दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। आशा है आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप पूछ करके देख लें। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट 11 नंबर है,
विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब पूछा है कि प्रतिबिंब इसका क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एफ जो है हमारा है वो है 15 और यू जो हमारा है वो हो जाएगा 10, मतलब वस्तु की दूरी 10 है और फोकस है 15। ठीक, तो यहाँ पूछा है कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो कैसा होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ जो अर्थात वस्तु को उत्तल लेंस एवं प्रथम फोकस के बीच रखा गया है। यहाँ जो वस्तु है ना उसको कहाँ रखा गया है, तो वो वस्तु को उत्तल लेंस एवं प्रथम फोकस के बीच रखा गया है, अतः प्रतिबिंब वस्तु के पीछे काल्पनिक बड़ा तथा सीधा बनेगा। वस्तु के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, बड़ा तथा सीधा बनेगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है LAACR का विस्तारित रूप है। तो LAACR का जो हमारा विस्तारित रूप होगा वो होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय ए स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ ए रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो हमारा 13 का जो आंसर होगा वो 13 का आंसर होगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन बस समझाने वाली क्वेश्चन नहीं है, आप इसे रट ले तो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। तो फ्लेमिंग के बाएं का हाथ का जो नियम होता है ना, जो ऊपर दिखाता था वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है, नीचे जो दिखाता है वो धारा दिखाता है, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। ऐसे जो दिखाता है वो दिखाता है बल, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है, ये धारा दिखाता है, ये बल दिखाता है, 3 चीज़ दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। तो देखो 3 चीज़ हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है, धारा दिखाता है, बल दिखाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में, तो देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी दिखाया, धारा भी दिखाया, बल दिखाया, लेकिन प्रतिरोध नहीं दिखाता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक अमीटर जो है हमेशा में जोड़ा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो अमीटर होता है ना उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी और समांतर क्रम में ही उसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 15 का राइट होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। डायनेमो है हमारा वो क्या है। तो डायनेमो तो है ऊर्जा का परिवर्तक है। ठीक है, ऊर्जा का परिवर्तक है, क्योंकि डायनेमो एक क्या है, इंजन की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, डायनेमो का है एक प्रकार का इंजन है जो क्या करता है, डायनेमो क्या करता है, एक इंजन की सहायता से, इंजन नहीं है, डायनेमो एक इंजन की सहायता से क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अतः यह ऊर्जा का क्या करता है, परिवर्तित भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जरमक के रूप में होता है वो है, तो वो होगा दोस्तों पराबैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है। रत्नों का ढेर है, उसमें से वास्तविक और कृत्रिम दोनों प्रकार की रत्नों को अलग करना चाहता है, तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए। तो वो कौन सा विकिरण करेगा, एक्स किरण का उपयोग करेगा, तब जाके क्या होगा कि वास्तविक और कृत्रिम दोनों प्रकार के रत्नों को अलग किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ता निम्नलिखित में से किसका माप है। जड़ता जो है वो द्रव्यमान का माप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुग्ध मेखला मिल्की वे, ठीक है,
मिल्की वे आप उन लोगों ने नाम सुने होंगे। तो मिल्की वे का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो मिल्की वे का सबसे पहले पता गैलीलियो साहब ने लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और एक चीज़ याद रखें कि 1610 ईस्वी में लगाया था गैलीलियो साहब ने। ठीक है, गैलीलियो साहब ने 1610 ईस्वी में लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि दाब, प्रेशर, जिसे प्रेशर बोलते हैं, कि एसआई यूनिट क्या है? दाब की एसआई यूनिट पूछी गई है। तो जो दाब की एसआई यूनिट होती है क्या होती है? पास्कल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानी के सापेक्ष में हवा का अपवर्तनांक का पता लगाइए। पानी के सापेक्ष में हवा का जो है अपवर्तनांक पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि फॉर्मूला हो जाएगा जैसे कि 1/a इक्वल टू हो जाएगा। तो ये इतना होता है। अब इतना का मान ये दे चुका है, तो बस 1/4/3 कर लो। 4/3 कर लो। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3/4 देगा। तो यही हमारा आंसर होगा 3/4। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 ओम की प्रतिरोध से 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 12 ओम का जो प्रतिरोध है उससे 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, तो कितनी ऊर्जा धारा प्रवाहित होगी? कितनी ऊर्जा धारा प्रवाहित होगी, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस आर कितना है, तो 12 वोल्ट है, 12 ओम है, सॉरी 12 ओम है। जो हमारा वोल्ट है वो 18 वोल्ट है। ठीक, इतना तो मालूम है। अब ओम का नियम आपको याद है, तो ओम के नियम से जब लेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। अभी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है ओम के नियम से ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ जो हमारा देखो दोस्तों 18 हो जाएगा वोल्ट और बाई 12। जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हमें देगा 3/2 एम्पियर। ये हमें देगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा और इसको कटाऊँ, हाँ, ये हमें देगा 1.5 एम्पियर। ये हमारा राइट आंसर आया। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 24 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। जितना न्यूमेरिकल हो सकता है मैं समझाने की कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आशा है आप लोग को जरूर समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? यहाँ पे एफिशिएंसी पूछी गई है कि कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से एक फार्मूला लगाना है कि जैसे कि मान लो जो फोकस दूरी है एफ कितना है, वो 5 है, और उत्तल लेंस है तो इसलिए प्लस होगा। ठीक है, ये चीज़ तो मालूम है ना, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो 5 ये की चीज़ में है, सेंटीमीटर में है। ठीक, तो सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 5 कर लेंगे 100, तो ये हमारा निकल के आएगा 1/20। इसको जब काट देंगे तो ठीक है, तो 1/20 मीटर हो गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता तो होता है कि P इक्वल टू, आप लिख सकते हैं लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभी अभी हमने f का निकाला है मीटर में 1/20। तो 1/20 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधे क्या आ जाएगा? 20 डायोप्टर। ये हमारा आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन कितना है। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, +20D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि रॉकेट संरक्षण के किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट क्या होता है? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखें कि मोमेंटम
ठीक है, मोमेंटम के संरक्षण के सिद्धांत पर ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो बस आप इसे रट ले तो अच्छा है। एक कूलाम जो आवेश में इलेक्ट्रॉन होती है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम। ठीक, बस इतना याद रखा है। इसे निकालने का भी तरीका होता है, जैसे कि एक एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में याद रखें कि एक जो इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने मतलब ये होते हैं, क्या बोलते हैं, आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये किस में, तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है। तो पूछा गया है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं इसको बता ही देता हूँ। एक कूलम में पूछा गया है, तो एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1/1 हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि 1/1.6 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों बस वही हमारा जो आएगा कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन जो हमारा राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 27 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि यदि 360 कूलम ठीक है, यदि 360 कूलम का आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होता है, 360 कूलम का आवेश है, 2 मिनट तक प्रवाहित हुआ, ठीक है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। सिंपल सा है, तो आप आराम से आप बना सकते हैं। आप एक फॉर्मूला लगाइए कि I = होता है Q/T। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि I = होता है Q/T। सॉरी, कुछ एरर आ रहा है। ओह, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि I = होता है Q/T, जहाँ Q क्या हो गया, आवेश हो गया, T समय हो गया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आवेश हमें सीख चुका है। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया था। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे 27 नंबर क्वेश्चन कि यदि 360 कूलम, तो हमने लिखा था कि Q = हो गया 360 कूलम हो गया। ठीक, और हमें क्या दिया है, समय दे चुका है T = 2 मिनट। और हमने अभी एक फार्मूला बताया है आप लोगों को कि I = होता है Q/T। हमें निकालना क्या था, विद्युत धारा, तो ये निकालना है। तो Q का मान हमें मालूम है 360 बटे T कितना है, तो T हमें मालूम है, ये है आपका 2 मिनट है। अब इसको मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो 2 इंटू कर देंगे 60 सेंटीमीटर बोला है, ये सेकंड में है, सॉरी ये मिनट में है, सॉरी ये मिनट में है। इसको सेकंड में जब कन्वर्ट करूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड होगा। ठीक, तो 120 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 360 हो गया, अभी हमारा कितना है 120 सेकंड आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको काट दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं काटूंगा तो ये आया हमारा 3 बार में कट जाएगा 3 एम्पियर। ये हमारा राइट आंसर हुआ। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखो दोस्तों, 27 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ियों में साइड दर्पण बोला है, ठीक, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है,
साइड में उपयोग करते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यह बड़े क्षेत्र माने बड़ा सा मतलब क्षेत्र को क्या करता है, वो छोटा प्रतिबिंब बना देता है, इसीलिए गाड़ी के साइड में हम लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से है। 36 ओम प्रतिरोध, यहाँ पे देखो दोस्तों आर जो है वो कितना है, 36 ओम है। 36 ओम प्रतिरोध, ठीक है, कि एक तार को एन एक समान भागों में काटा जाता है और किस फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रभावी प्रतिरोध जो है 1 ओम है, तो एन का मान ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि टोटल हमारा कितना है, 36 है आर। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, तो प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध हो जाएगा आर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 35/n ओम हो जाएगा। ठीक, 35/n ओम हो जाएगा। अब बोला है कि प्रत्येक को समांतर क्रम में जोड़ते, अगर मान लो समांतर क्रम में मैं जोड़ूँ तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, ऐसा ही बढ़ते चल जाएगा, और 1/r ये कितने बार है, तो n बार है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे n जो एक समान भागों में काटा जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 इक्वल टू हो जाएगा 1/r, कितना है हमारा 36/n है, हमने r यहाँ पर निकाला है, फिर प्लस 1/36/n, इसी प्रकार से डॉट 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 1/36/n यहाँ तक हो जाएगा। ये भी कितना बार है, तो n बार है। ठीक, अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा 1/1 इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n, अब बाई में 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों होगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया जाए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, अब बाई 6 लिख सकते हैं, इन दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 36 का 6 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जब इसको बढ़ाएंगे आगे, तो ये दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में जो होगा वो हो जाएगा n/6 इक्वल टू 1, तो यहाँ n इक्वल टू हो गया 6। अब n का ही मान निकालना था, तो n का मान 6 आया। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, ऑप्शन में सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हम लोग का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा सेशन लगे तो। यहाँ पे देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब अवतल दर्पण जो है तो वो फोकस दूरी दिया है, तो f इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, और एक वस्तु का दर्पण से 15, ये भी मतलब वस्तु भी जो है u होते हैं, u मानते हैं उसको, वस्तु की दूरी ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि दूर रखे प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, और कहाँ पे कितना पे बनता है, तो जान लो कि वस्तु को जो फोकस बिंदु पर रखा गया हो, जब फोकस बिंदु पर रखा गया हो तो फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे ही बनता है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये फालतू दिए हैं। ठीक है, जब फोकस बिंदु पर रखा गया है तो फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि हम लोगों ने 10th में पढ़ा है। इसलिए और उसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो केमिस्ट्री का सेशन होगा, और उसमें हम लोग प्रश्न देखेंगे अच्छे, और जो हमसे मेरे लिखने में थोड़ा मेरा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि मैं उतना अच्छा से हैंड राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और अच्छा लगे तो आप ज़रूर सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।